हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम देखेंगे अभी तक हमने वैदिक काल तक पढ़ लिया है। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे मौर्य काल शुरू होता है। उससे पहले हम जानेंगे कि पूर्व मौर्य काल के पहले क्या क्या चीजें हमें हुई है। ठीक है, तो देखिए, पूर्व मौर्य काल में नवीन धर्मों का उदय हुआ है। नवीन धर्मों का उदय मतलब जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय अब हो गया है। अभी तक हमने देखा था कि ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वेदों का वर्चस्व बढ़ चुका था। समाज जो है 4 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, अब इन सब चीज का जो प्रकोप था, जो उत्तर वैदिक काल में स्थिति में काफी गिरावटें आई थी और जो नियम कानून थे वो बहुत ही ज्यादा कठिन हो चुके थे। तो ऐसे में नवीन धर्मों का उदय स्वाभाविक था। तो देखते हैं हम नवीन धर्मों का उदय में क्यों हुए थे, कारण क्या था, उसको मैं डिटेल में बताती हूँ। फर्स्ट कारण है आपका वर्ण व्यवस्था के प्रति असंतोष। वर्ण व्यवस्था के प्रति असंतोष देखिए, वैदिकोत्तर काल में, वैदिकोत्तर काल में जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था। ये 4 वर्ण कौन कौन से थे आपका देखिए। पहला था आपका ब्राह्मण, दूसरा है आपका क्षत्रिय, तीसरा था आपका वैश्य और चौथा था आपका शूद्र। ठीक, ये 1 2 3 और ये 4, 4 वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ रहे थे। ठीक है, इनका वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो ये इन दोनों में, ब्राह्मण और क्षत्रियों में अक्सर युद्ध होता था। युद्ध मतलब वाद विवाद, और हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट रहते थे। ठीक है, ये जो श्रेणी थी आपका, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों के बीच कभी बना नहीं, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज्यादा, ब्राह्मण जो अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व देने लगे थे और उसके बाद क्षत्रिय आते थे। तो कहीं ना कहीं अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दो तो उसके नीचे वाले को बुरा लगता ही है। उसी तरह से क्षत्रियों को ये पसंद नहीं आता था। तो उनमें से क्या होता था, ये विवादित मुद्दा, उनके हर चीजें विवादित मुद्दा बनते गए। अब देखिए, सबसे पहले जो इसमें नवीन धर्म उदय होते हैं वो है आपका जैन और बौद्ध धर्म। ठीक है, जैन एंड बौद्ध धर्म। ठीक है, ये जो जैन और बौद्ध धर्म है, कहा जाता है ये क्षत्रिय से थे। जैन और बौद्ध धर्म का उदय कहाँ से हुआ है, क्षत्रिय से थे। अब जब ये अपने ब्राह्मण अपने आप को महान समझने लगे हैं और क्षत्रिय को बुरा लगने लगा है, वो अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो इनके बीच में विरोधाभास शुरू होता है। तो क्षत्रिय हैं, जैन और बौद्ध, इन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया इस क्षेत्र में। अब ये दोनों तो फर्स्ट और सेकंड रैंक रखते हैं, लेकिन ये जो है वैश्य, वो थर्ड रैंक में आते थे। तो इन्होंने भी इस मौके पे चौका मारा और इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो है वो जैन और बौद्ध धर्म की सहायता करेंगे। ठीक है, ये इनकी सहायता करेंगे, ये चीज तो फर्स्ट कारण था कि ये भी अपने मतलब वर्ण के लिए कुछ करना चाहते थे। और इसके और भी कारण थे, जैसे कि ये मुख्य करदाता होते थे उस टाइम, मुख्य करदाता होते थे। ये ब्राह्मण हो गया, इनका काम था लेना, पूजा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेना। ये क्षत्रिय थे, ये ज्यादातर युद्ध करते थे, उनके बदले में भी इन्हें मिलता था। बच गए कौन, वैश्य। तो इन्हें सबसे ज्यादा कर देना पड़ता था, जो इन्हें पसंद नहीं था। क्यों कर देते थे, क्योंकि इनका खेती, पशुपालन और व्यापार जो है इनके ही हिस्से में था, इसीलिए सबसे ज्यादा कर देते थे, जो इन्हें पसंद नहीं था। और स्वाभाविक है, इतने सारे वर्ण हैं तो एक ही वर्ण क्यों इतना सारा एफर्ट डाले, है ना। इसीलिए इस थर्ड कैटेगरी ने भी डिसाइड किया कि ये जो है वो जैन और बौद्ध धर्म की, मतलब क्षत्रिय वर्ग की सहायता करेंगे। इस तरह से नवीन धर्मों के, मतलब इसे जैन और बौद्ध धर्म को उदय होने में काफी अच्छी सहायता और दिशा निर्देश मिला। इससे जैन और बौद्ध धर्म शुरू हुए। और
यहाँ पे वर्ण व्यवस्था में और एक चीज थी कि चीजें जो है वो जन्म मूलक हो गई थी। जन्म मूलक मतलब जो जैसा जन्म लेगा, उत्तर वैदिक काल में मैंने बताया था ना कि जो जैसा जन्म लेगा वो वैसा ही काम करेगा। अगर कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर में अगर कोई पैदा होगा तो वो ब्राह्मण ही है, तो इनके लिए तो अच्छा था कि ब्राह्मण पैदा हो गया। लेकिन अगर कोई शूद्र है, वो शूद्र के घर में पैदा होता है, तो उसके बच्चे को ऊपर उठने की इजाजत नहीं थी, ना ही वो वैश्यों की तरह काम कर सकते थे, ना क्षत्रियों की तरह, ना ब्राह्मण की तरह। तो ये जन्म मूलक चीजें जो थी वो अच्छी नहीं थी। ठीक है, आगे देखिए सामाजिक असंतोष। सामाजिक असंतोष में क्या है? सामाजिक असमानता, जैसे मैंने अभी बताया कि वर्ण व्यवस्था में किस तरह से अधिकार मतलब चीजें विभाजित हो गई थी। जो अच्छे हैं वो अच्छे ही हैं और जो नीचे हैं वो नीचे ही हैं, नीचे को ऊपर उठने की स्वतंत्रता नहीं थी। तो इस तरीके से सामाजिक असंतोष व्याप्त हो गया था। नियमों की कठोरता थी। ठीक है, मैंने अभी आपको इसके जस्ट पहले वीडियो में उत्तर वैदिक काल बताया है, पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको स्पष्ट किया है कि उनके नियम कितने सख्त और कठोर होते जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, वैदिक धर्म में जटिलता। वैदिक धर्म में जटिलता में देखिएगा कि उनके कर्मकांड की प्रधानता हो गई थी। कर्मकांड की जो है प्रधानता हो गई थी। मतलब जैसे ब्राह्मण हर चीज में दक्षिणा लेते थे, हर चीज में पशु बलि चल रहा था, ये करना है वो नहीं करना है। तो ये क्या बोलना मतलब बताना चाह रही हूँ मैं, कर्मकांड की प्रधानता होती थी। यज्ञों की बहुलता, यज्ञों की बहुलता और मंत्रोच्चार की जटिलता काफी बढ़ चुकी थी। ठीक है, देवी देवताओं का विकृत रूप, देवी देवताओं का विकृत रूप, ये कारण थे। पुरोहितों के विरुद्ध असंतोष, पुरोहितों के विरुद्ध असंतोष। ठीक, और उसके रीजन थे आपका धार्मिक, साहित्य की गुणता एवं संस्कृत का प्रयोग, एवं संस्कृत का प्रयोग। ये सारे नियम जो है वो लोगों को चुभने लगे थे। नए धर्मों का उदय जरूरी था। ठीक है, चौथा है उपनिषदों का प्रभाव। नवीन धर्मों के उदय की पृष्ठभूमि ने और कर्मकांड तथा अंधविश्वासों की आलोचना मिलती थी, बौद्ध धर्म पर उपनिषदों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा, जिससे कि हमारे पास नवीन धर्मों के उदय में एक और कारण मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार। कैसे? देख, पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार। देखिए, कृषि को बढ़ावा मिला। ठीक है, किस लिए बढ़ावा मिला? आर्थिक गतिविधियों के लिए, गतिविधियों के लिए। ठीक, अब जब कृषि का बढ़ावा मिला और ये यहाँ पे क्या हो गया, मुख्य उत्तर वैदिक काल में ये क्या था, मेन हो गया था, है ना, मुख्य हो गया था। अब कृषि कैसे होती है? कृषि के लिए लोहे का प्रयोग होता है। ठीक, लोहे का प्रयोग होता है। ठीक, और पशु की जरूरत होती है। ठीक है, गाय बैल जरूरत होती है ना कृषि में। तो जब पशु की जरूरत हुई तो पशु बलि को बंद करने की ठान ली गई।
जिससे पुरोहितों को बुरा लगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कृषि की आवश्यकता ने भी नए धर्मों के उदय में बहुत मदद की है, क्योंकि कृषि कहीं ना कहीं से पशु बलि के खिलाफ थी, क्योंकि कृषि करने के लिए हमें पशुओं की जरूरत होती है, ठीक है, लोहे का प्रयोग होता था, इस वजह से भी यह एक कारण बनता चला गया। आगे देखते हैं आर्थिक असंतोष। आर्थिक असंतोष से अब इतने सारे डिटेल्स मैंने दिए हैं कि आप समझ ही गए होंगे कि कितनी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। तो अमीर है वो अमीर ही है, और जो गरीब है उसके अमीर होने के चांसेस कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म आधारित थी, ठीक है। शूद्र संपत्ति संचय में असमर्थ हो जाते थे इसलिए, ठीक है, क्योंकि शूद्रों के पास जो है वो दूसरों के लिए काम करते थे, उनके पास खुद वो संपत्ति संचय नहीं कर पाते थे, तो वे बेचारे अपनी स्थिति को कैसे अच्छा करते। तो ये भी इस सब चीजों से हमारा आर्थिक असंतोष देखने को मिलता है, ठीक है। नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई थी। वैदिकोत्तर और उत्तर वैदिक काल में चीजें जो ग्रामीण थी तो वो अब बदल के नगरीकरण की मांग में पहुंच गई थी। जैसे कि हमारा सबसे पहले हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीकरण, ठीक है, उस तरह से यहाँ पे भी नगरीकरण की प्रक्रिया पूरा तीव्र हो चुकी थी। मगध तथा उसके आसपास के क्षेत्र में भी नवीन धर्मों का साथ दिया था, ठीक है। इन सब चीजों में जब क्षत्रियों का साथ वैश्य ने भी दिया, तो मगध तथा उसके आसपास के क्षेत्रों ने भी नवीन धर्मों का साथ दिया, ठीक है। बढ़ते भौतिकवाद से असंतोष था। भौतिकवाद समझ रहे हैं, जो भी भौतिकवाद, ये सब चीजें वर्ण व्यवस्था से बहुत प्रभावित हो रही थी। भौतिकवादी जो है बढ़ते जा रहे थे, जिससे से लोग बहुत असंतोष थे। समाज में नैतिक हास्य से असंतोष था, नैतिक हास्य से असंतोष, ठीक है। इस तरह से हमारे नए धर्मों के उदय होने के कारण मैंने आपको दिखा। ये क्वेश्चन आपके मेंस में आ सकते हैं, तो जैसा मैंने समझाया है वैसा आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप किसी भी टॉपिक का वीडियो या लेक्चर मुझसे चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।